शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसे आंखों से देखा जा सकता है सिर्फ, कि आंखों में आंसू आना माँ बाप के और आपकी वजह से आना, तो आपको वो प्राउड मोमेंट बहुत, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना ज़्यादा ठीक था। जैसे भी आपको पता है कि रिसेंटली सितंबर अक्टूबर का टाइम अभी चल रहा है, तो इस दौरान यहाँ से नीट का सफ़र आप कैसे देखते हो कि क्या बच्चा यहाँ से भी प्रिपेयर करके या यहाँ से भी ट्राई करके नीट तक जा सकता है? आप बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाई करनी है, ये मुझे ठीक ढंग से तो 12th में समझ में आया था कि मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे चलना कैसे है। उससे पहले तो मैं एटलीस्ट भटक रहा था कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी ना। अब 12th तो हाफ हो चुका था, तो मेरा 11th भी नहीं था, तो 12th भी नहीं था, तो मैं उस टाइम पे तो कर नहीं पाया। फिर आपकी PW की मेहरबानी। तो ये जो रिवीजन था, ठीक है, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जब नीट का एग्जाम होता है उससे पहले एक बार रिवीजन करना चाहिए, 2 बार रिवीजन करना चाहिए, या रैंक निकालने के लिए कई बार पढ़ाई करनी पड़ती है? नमस्कार दोस्तों और मेरे साथियों और मेरे सारे बालकों, आज मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूं एक अपने बहुत ही प्रिय छात्र जिसका नाम है सारिक। सारिक एक ऐसा बालक रहा है मेरे जीवन का, ये द्वितीय हिंदी मीडियम का बालक रहा है जो नीट की परीक्षा क्लियर करके आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसने सिलेक्शन लिया था, ये उन बालकों में से है जो टॉपर्स थे। यानी सारिक ने अपने जीवन में जब नीट की परीक्षा दी थी तो 720 मार्क्स में से 696 अंक इसने प्राप्त किए थे। और 696 अगर कोई हिंदी मीडियम का बालक प्राप्त करता है तो समझ सकते हो कि बेटा एनीथिंग कैन हैपन, मतलब आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो इस जर्नी में हम लोग सारिक की स्टोरी सुनेंगे, सारिक से जानेंगे कि आपके बीच में क्या क्या समस्याएं आई, ठीक है, प्रिपरेशन में कहाँ पर उतार आए, कहाँ पर चढ़ाव हुआ आए, परिवार की क्या समस्या थी, पढ़ाई में कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती थी, और कहाँ से अपने आप को आपने बैकअप किया, और जब आपने बैक किया कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता था, कब कब आप गिव अप कर जाते थे और कब कब फिर वापस उठते थे, किस तरीके से आपकी परीक्षा की यात्रा रही। और अगर आप लोग यहाँ से कहीं थोड़ा सा भी सारिक को सुनते हैं, समझ पाते हैं, तो सारिक की इस यात्रा से आप सीख सकते हो कि आपका जो नीट की परीक्षा है वो किस तरीके से अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं सारिक को अभिवादन करता हूं कि हेलो सारिक, कैसे हो बेटा? थैंक यू सर। सारिक, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी आप बच्चों को ये बताओ कि अभी आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो और कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सर इस टाइम मैं KGMU लखनऊ में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, और जो कि फर्स्ट ईयर 1 महीने में एंड होने वाला है। ओके, यानी अब आप सेकेंड अब ईयर में आने सेकेंड ईयर। वाले हो। तो सारिक एक बात बताओ यार, जब तुम स्टार्टिंग में, मेरे को लगता है कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम तुम एकमात्र हिंदी मीडियम के यस स्टूडेंट सर। थे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जिस तरीके से धीरे धीरे PW आगे बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे PW ने अपनी टीम खड़ी करी है, और उसके साथ साथ हिंदी मीडियम के अंदर भी हम लोग रिजल्ट हर साल बढ़ा रहे हैं। आज हमारे बच्चे IIT बॉम्बे और बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं। तो ये वो बच्चा था जिसने हमें पहला सिलेक्शन दिया था हिंदी मीडियम के होते हुए, और ये हमारे लिए प्रेरणा भी था कि हम लोग और मेहनत करेंगे और ढेर सारे बच्चों को उनके कॉलेज तक उनके सपने पूरे करवाएंगे। तो सारिक, जब तुम अकेले थे यस सर। तो तुमने देखा भी था कि जब तुम्हें बुलाया गया था कि तुम सारे इंग्लिश मीडियम वाले बालकों में अकेले खड़े थे, यस सर। कैसा फील हो रहा था? सर ऐसा फील हो रहा था लाइक मैंने एक रीति रिवाज तोड़ दिया हो कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता और रैंक आ ही नहीं सकती। और जब आपने वो सिलेक्शन दिया तो सिलेक्शन देने के बाद आपके फैमिली के मतलब क्या एक तरह से सर एक्सप्रेशन थे? सर बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, उसे आंखों से देखा जा सकता है सिर्फ, कि आंखों में आंसू आना माँ बाप के और आपकी वजह से आना, तो आपको वो प्राउड मोमेंट बहुत, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, इतना ज़्यादा ठीक था। सारिक, जब आप पढ़ाई करते थे 11th-12th की, तो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करी और आपने नीट को चुना? सर एक्चुअली मैंने जैसे ही 10th दिया तो मुझे दिख गया था कि मेरे पास क्या ही ऑप्शन है इसके अलावा। मैंने बायोलॉजी 11th में चूज़ कर ली थी, देन मुझे लगा कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 11th तो मेरा इस चीज़ में निकल गया था कि तैयारी करनी है, किस चीज़ की करनी है, वे फाइंड करने में। उसके बाद 12th हाफ में जाके थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि नीट की तैयारी ठीक ढंग से करनी चाहिए। तो नीट के लिए उस टाइम पे हिंदी मीडियम में सोर्सेज नहीं थे, तो फिर मैंने 12th के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की। उसके बाद जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, नीट का एग्ज़ाम देकर आया मैं,
फिर उसके बाद में यकीन बैच लॉन्च हुआ, यकीन हिंदी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि इससे मुझे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत अच्छे लगे मुझे उस बैच के। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताए सारिक, जैसे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होता है कि सर आज हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमें अभी से इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए, मतलब नीट क्लियर होने से पहले। और बहुत सारे लोग उनको डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं कि नहीं तुम एक काम करो, अपना मीडियम चेंज कर लो, शायद कहीं और पर आप इंग्लिश में जाओगे तो वहाँ पर कर पाओगे। तो आप थोड़ा सा ये बताओ कि इंग्लिश से लड़ाई नीट के एग्ज़ाम से पहले करनी चाहिए या नीट के एग्ज़ाम के बाद में? सर इसका ये जो डाउट है ये हर स्टूडेंट के मन में आता है, मेरे भी मन में आया था कि मुझे मीडियम चेंज करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि अगर मैं अभी से मीडियम चेंज करता हूँ तो मेरे जो वर्ड्स पहले के पढ़े हुए हैं, सब कुछ मेरा चलता आ रहा है, मेरा माइंड उसी अकॉर्डिंगली फंक्शन करता है कि मुझे हिंदी अच्छे से समझ में आती है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि हिंदी में ही कंटिन्यू करते हैं, इंग्लिश के लिए तो बाद में टाइम रहेगा। हाँ। तो उसमें जाके मैं इंग्लिश कवर कर लूँगा कि नीट के बाद मैं कवर कर लूँगा। या फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आप हिंदी पढ़ के एक बार दोबारा से फिर इंग्लिश में एक बार रीड कर सकते हैं उसे, जिससे आपके इंग्लिश की भी और हिंदी की भी दोनों की वर्ड मतलब मैच मैच कर जाते जाएं। हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक ही बात समझाना चाहूँगा, जो सारिक ने जिस चीज़ को अनुसरण किया, कि अगर आप अभी हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई करोगे तो आपका काफ़ी टाइम सिर्फ इंग्लिश ही लेके चली जाएगी। और नीट की परीक्षा से पहले आपको लड़ाई करनी है केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और बायोलॉजी से। और आप लोगों ने जो भी 10, 11 या 12 साल अपनी पढ़ाई को दिए हैं, आपने अपने हिंदी माध्यम से ही पढ़ाई कर कर आप 12वीं में आए हो, उसके बाद 12वीं भी क्लियर की है और उसके बाद आप नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो हम अपनी भाषा को इतना दूर क्यों करें? अपनी भाषा को ही लेकर अगर हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ लें तो हमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपने भी देखा होगा कि हिंदी मीडियम का एक रुझान था कि पहले हिंदी मीडियम से जब पहला साल था तो आप अकेले थे, यस सर। और इस साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हिंदी इस साल मीडियम से। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे सिलेक्ट होकर आए थे। तो अब कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू जो है वो हिंदी मीडियम को और आगे बढ़ा रहा है। और ऐसा मुझे थोड़ा सारी ये बताओ कि जब आप पढ़ाई करते थे तो आपके माता पिता ये तो कहते होंगे कि भाई आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप अच्छी पढ़ाई करना, लेकिन क्या पढ़ाई करनी है ये आपको कब समझ में आया? असल में ये पढ़ा जो आप बोल रहे हैं कि क्या पढ़ाई करनी है, ये मुझे ठीक ढंग से तो 12th में समझ में आया था कि मुझे करना क्या है, एग्जैक्टली मुझे चलना कैसे है। उससे पहले तो मैं एटलीस्ट भटक रहा था कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी ना। अब 12th तो हाफ हो चुका था, तो मेरा 11th भी नहीं था, तो 12th भी नहीं था, तो मैं उस टाइम पे तो कर नहीं पाया। फिर आपकी पीडब्ल्यू की मेहरबानी कि यकीन बैच लॉन्च हो गया, तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ चलता गया। देन वहीं से मुझे गाइडेंस मिल गई कि ऐसे ऐसे करना है, बैच के टीचर्स को फॉलो किया एंड आई एम हेयर। चलो, बहुत बहुत बधाई सारिक। थैंक यू और सर। सारिक, टेस्ट का क्या रोल रहा? सर टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि जो टेस्ट सीरीज होती हैं, यस सर। क्या वो टेस्ट सीरीज बच्चों को देनी चाहिए? सर कंपलसरीली देनी चाहिए, उसे तो मिस नहीं करना चाहिए। टेस्ट बच्चों को सिखाता क्या है? सर टेस्ट बच्चों को ये नहीं सिखाता कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, आपको ये सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है। आप देखेंगे कि आपके मार्क्स भले से 600 आ गए, 650 आ गए, लेकिन आपकी गलतियां जो हैं, आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो आपको सिखाएंगे कि मार्क्स और इम्प्रूव कैसे होंगे। जैसे बहुत सारे बालकों को ये लगता है कि पहला और दूसरा टेस्ट देने के बाद कि अगर हमारे 650 से अधिक मार्क्स आते हैं तो हम लोग नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे एक ना एक दिन। और जिन बालकों को ये लग रहा होता है कि यार हमारे तो पहले टेस्ट में 100 मार्क्स आए हैं, 200 मार्क्स आए हैं, 250 मार्क्स आए हैं, 350 भी आए हैं, और अधिकतर ऐसे ही बच्चे होते हैं। यस सर। क्योंकि बहुत सारी भीड़ में टॉपर्स कम ही होते हैं, यस सर। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनके मार्क्स जो है 300, 350, 400 वाले होते हैं या उससे भी कम वाले। अब वो बच्चे क्या लगते हैं कि पहले ही टेस्ट में उनको लग रहा होता है कि भाई अपना नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो उस टेस्ट को देने के बाद ये समझे कि 3 घंटे में नंबर कम होने के कई कारण होते हैं। एक तो आपने ओवर अटेम्प्ट कर दिया, जो आपको आता नहीं आपने वो किया। दूसरी चीज़, कई बार 3 घंटे के अंदर आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई बार हड़बड़ाहट के चलते हम लोग नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो टेस्ट केवल और केवल इस चीज़ के लिए नहीं होता कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। टेस्ट आपको ये भी सिखाता है
कि आप अभी और कितने मार्क्स को ऐड कर सकते हो। मैं सभी बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो आप समझिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे ना हुए हों वो क्वेश्चन आप अलग सेपरेट नोटबुक में लिखें, उनको एनालाइज करें, भले ही देख कर करें पर करें उनको जरूर। क्योंकि आपका पहला टेस्ट आपको लगाएगा कि भाई आप कुछ नहीं हो, पर जब वो पहले दूसरे तीसरे जुड़कर बहुत सारे टेस्ट आप जब दोगे और फाइनल नीट के एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि उन छोटे छोटे टेस्ट को आपने कवर कर करके एनालाइज कर करके बहुत सारी चीज सीख सीख कर नीट के एग्जाम में आपने मैक्सिमम क्वेश्चन वो फेस किए जो पहले आपसे नहीं हुए थे। जब आपने पहला टेस्ट दिया तो टेस्ट के नंबर किस तरीके से इंप्रूव हुए, कहां पर बढ़े, और कई बार बढ़ने के बाद घटे भी होंगे, सर तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर लाइक स्टार्टिंग में तो खास कुछ नंबर नहीं थे, 500 के अराउंड नंबर आए। देन उसके बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी गलती कहाँ हुई। सबसे पहले कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें पहले चेक करना है कि गलती किस लेवल पर हो रही है। लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक है, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या मैंने पढ़ा नहीं था। अब आपकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है वो तो इम्प्रूव होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आपको और कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो आपको दोबारा से वही कॉन्सेप्ट देखना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप हो सकता है कि कभी कभी हो जाता है कि टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो उसका वहीं पे क्या करना है, आपको डेरिवेटिव वगैरह करके देखना है या फिर उसे एक तरह से हायर कैटेगरी में छोड़ देना है कि ये ज़्यादा टाइम रहेगा, ये टॉपर्स कैटेगरी का है तो इसे मैं बाद में देख लूँगा। फिलहाल आपको जो क्वेश्चंस कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से पहले 500, फिर उसके बाद में 530, 540, धीरे 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 मिस्टेक्स कम होती गई, नंबर्स बढ़ते गए और एट द एंड जब मैं फुल सिलेबस टेस्ट देता था तो 650 प्लस आराम से ही आ जाते थे, वो तो नॉर्मल सा हो गया था। तो आपने जो है छोटी छोटी गलतियों से सुधार कर करके अपनी Yes. जो गलतियां हैं वो कम करी। तो आपको ये बताना है कि जैसे कई बार बच्चों को ये लग रहा होता है कि सर जी हम पढ़े कहाँ से, तो बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए या कोई एक किताब बार बार पढ़नी चाहिए? सर एक किताब बार बार पढ़नी चाहिए। क्या पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं उनके नोट सफिशिएंट नहीं है? सर सफिशिएंट से भी सफिशिएंट है। और जो डीपीपी है यस सर। उसने आपकी क्या हेल्प की? सर डीपीपी एक तरह से आपका बेसिक सीढ़ी होती है कि आपने जो आज लेक्चर में पढ़ा आपको उससे रिलेटेड आता है या नहीं आता है, आपका कॉन्सेप्ट वीक तो नहीं है आज के लेक्चर का। आप डीपीपी अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत कुछ आता है, आप उससे रिलेटेड फिर और क्वेश्चंस कर सकते हैं लाइक पीवाईक्यू वगैरह। और बाकी तो पीडब्ल्यू के टीचर्स के नोट्स ही सफिशिएंट रहते हैं तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारे का आप थोड़ा ये बताइए, जैसे अभी आपको पता है कि रिसेंटली सितंबर अक्टूबर का टाइम अभी चल रहा है, तो इस दौरान यहाँ से नीट का सफ़र आप कैसे देखते हो कि क्या बच्चा यहाँ से भी प्रिपेयर करके या यहाँ से भी ट्राई करके नीट तक जा सकता है? सर जा सकता है नहीं, चला जाएगा। अच्छा। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, आप स्ट्रेटेजिकली मेहनत करते हैं तो यहाँ से आप बहुत आसानी से जाके लास्ट तक जाते जाते सिलेबस कवर करके और एट द एंड फोड़ सकते हैं। अच्छा ये बताओ यार कि जैसे बच्चा को लग रहा होता है कि हम लोग रिवीजन करेंगे Yes, तो वो sir. बार बार नोट्स को भी पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन भी लगाते हैं, लेकिन क्या रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू होना चाहिए कि एक बार हमने पढ़ा फिर हम उस चैप्टर के क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन ही करेंगे? और क्वेश्चन जब हम करने को आते हैं तो आपको पता है क्वेश्चन के अंदर समस्याएं अलग होती हैं, पढ़ा हुआ हमने अलग होता है, और जब उनको हम क्लियर करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी चीज़ें और अच्छे से डीपली समझ में आती है। तो बच्चे को बार बार सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने चाहिए ऊपर ऊपर से, या उसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन की सहायता लेनी चाहिए? सर इसके लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मैं क्या करता था, सबसे पहले जो नोट्स हैं उन्हें नोट्स को एक बार देख लिया, सारा कॉन्सेप्ट आप अगर 2-3 बार पढ़ चुके हैं पहले से आपके नोट्स, तो आपको मुश्किल से एक चैप्टर के नोट्स पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद में फिर जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस ही सोल्व करने हैं नीट में बैठकर भी, तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है, वही आपके मार्क्स इंप्रूव कराएंगे। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया और हम ऊपर के उसके नोट्स देखकर, उसके उदाहरण देखकर जब हम लोग करते हैं तो हमें लग रहा होता है कि वो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हम बार बार उन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखते हैं, करते हैं,
और हमें लग रहा होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर अंततः क्या होता है, कई बार टेस्टों में आपके नंबर नहीं आते और बहुत सारे बच्चों की समस्या भी रहती है कि सर जी समझ में सब आ रहा है पर टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं। उसके पीछे ये भी कारण होता है कि हम जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, बार बार एक ही क्वेश्चन को देख रहे होते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करें और क्वेश्चन में। अगर आप रिवीजन क्वेश्चनों की सहायता से करोगे तो आपको एक तो क्वेश्चन करने आ जाएंगे और एट द एंड जैसा सादिक ने बताया कि आपको नीट के एग्जाम में क्वेश्चन ही करने हैं। आपको क्या आता है, क्योंकि आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन अगर 180 क्वेश्चन में से कुछ ना आया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे डील करना है, इसके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन की सहायता से रिवीजन करें। अच्छा, एक चीज, एक अनुभव जानना चाहता हूं मैं। जैसे कई बार हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज पढ़ने के बाद हम जो है क्वेश्चन भूल भी जाते हैं। यस सर। और हमें लग रहा होता है कि सारे क्वेश्चन को याद करके जाना है। एक तो ये सोच होती है। दूसरा होता है कि आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर वो टॉपिक पूरा याद हो जाएगा, ये समझ में आ जाता है कि करना Yes, क्या sir. है। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर बताओ कि बच्चों को कैसे अप्लाई करना चाहिए, कि पहले से सब कुछ याद करके चलना है या पहले सब कुछ पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर आप जब एग्जाम में जाओ तो पूरा फोकस उस क्वेश्चन पे कर दो जो सॉल्व कर रहे होंगे। तो सारी थोड़ा सा यार ये बताओ कि जैसे आप बहुत सारे टेस्ट देते थे, कब कब आपको या किस टाइम पर आपको घबराहट होती थी? सर घबराहट मोस्टली तभी होती है जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं। लाइक आप फिजिक्स में क्वेश्चन करने गए, फिजिकल केमिस्ट्री का ही मोस्टली रहता है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बन रहे या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कहीं अलग पहुँच जा रहे हैं कैलकुलेशन करते करते। तो आपको वहाँ पैनिक नहीं करना है। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपके 180 क्वेश्चन हैं, आपका एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। हाँ। तो आपको क्या करना है, उसे मार्क करके पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिए, अब आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम में जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम डाउन आ जाएगा, हाँ। इमरजेंसी जो नर्वस सिस्टम होता है वो अगर डाउन आ गया, आपका रिलैक्स हो गया, तो आपका माइंड ढंग से काम करेगा, फिर आप पैनिक नहीं करेंगे। और अब पैनिक नहीं करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं, और जब नॉर्मली अपने आप से समझ में आना स्टार्ट हो गई तो आपको नहीं भी आता होता है तब भी आप बना ले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है बच्चों की, जब हम 180 क्वेश्चन करने लगते हैं तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को देखकर हम लोग डर जाते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये नहीं हुआ तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। सारिक ने हमें बताया कि आपको वो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ना है और आगे बढ़ना है। और अगर आपको कभी कभी ऐसा लगे कि पेपर स्टार्टिंग में टफ है, कि मैं सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, सारे ही मेरे से गलत हो रहे हैं या हो नहीं पा रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर को उल्टा सोल्व करना चालू कर दो। क्योंकि हो सकता है कि जो टाइम कंज्यूमिंग पहले वाले क्वेश्चन थे, बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे वो टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। और जैसे आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर दिए, आपसे जैसे क्वेश्चन बने, आपके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि मुझसे तो हो जाएगा। और तो जो पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, एट द एंड आप देखोगे आपके पास टाइम बचा रहेगा, और जब जो आपको लग रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मोटिवेशन आपको इतना कुछ करवाने के लिए मजबूर कर देगा माइंड, कि वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सारिक, अभी जब आप कॉलेज में हो, यस सर। ठीक है, तो कॉलेज में जब आप पहुंच चुके हो तो आपको पता है कि आपने एक बैरियर तोड़ दिया है। यस सर। ठीक है, मैं नीट क्लियर करके आ चुका हूं। आपकी मेहनत में और जो बच्चों की, मतलब अभी जिस दौरान वो चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी वो मेहनत जो नीट के एग्जाम से पहले थी, नीट क्लियर करने के एक दिन बाद और नीट क्लियर करने से एक दिन पहले, आपको पहले क्या लगता था और बाद में क्या लगता था रिगार्डिंग? कई बार ऐसा होता था कि जब पहले लगता था कि नहीं हो पाएगा, और बाद में ऐसा भी हुआ होगा कि भाई ये तो बड़ा आसान था, मैं इसको और भी Yes, sir. कर सकता था। तो बच्चा ना ये जानना चाहता है कि हमें जितना विश्वास है अपने ऊपर उतना करना चाहिए, या कुछ और प्लस पॉइंट भी हैं जो हमें और आगे लेके जा सकते हैं? सर असल में क्या होता है कि जब हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं तब हमारा माइंड भी उसे लिमिट कर देता है। अगर हमने उस चीज़ को लिमिट कर दिया तो हम और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमने मान लिया कि हमसे यही क्वेश्चन होगा, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देन जो लोग हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी तो कहीं से कर ही रहे हैं ना, माइंड लगा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वो भी यही सोचने लगे उनसे भी नहीं होगा, तो आपको माइंड को लिमिट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको लोग क्या करते हैं कि ट्राई करने से डरते हैं। जो मेन चीज़ होती है ट्राई करना, लोग के मन में डर रहता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा।
ऐसा नहीं, अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैंने बायोलॉजी और फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी शायद उसके बैच में, तो मैंने ये दोनों स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन फिजिक्स स्टार्ट करने से ही डर लग रहा है मुझे। तो अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को लिमिट कर देंगे कि मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा। अगर आप उस चीज़ को मान लेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, तब जाके वो बैरियर टूटेगा और आपसे आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सारिक, यस सर। पीडब्ल्यू का यकीन बैच आया, यस सर। कितनी फीस थी? सर 2500 रुपये फीस थी। क्या लगता था कि 2500 रुपये में इतना कंटेंट दे पाएगा कोई? सर असल में मैंने पहले देखा था तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ पीडब्ल्यू का है, लेकिन मेरे जब डैडी ने ये बात सुनी कि 2500 रुपये का बैच है, तो उन्हें लगा 2500 रुपये में कोई क्या पढ़ा देगा। हाँ तो मैंने कहा नहीं, पढ़ाते हैं, उनके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं तो हो जाता है। हाँ बोले हाँ चल ठीक है कर ले। वो मुझे पहले कोटा भेजने की बात कर रहे थे ना, कि कोटा की फीस तो आप जानते हैं कि हाँ। 2.5-3 लाख से वहाँ तक जाएगी। तो जब उन्होंने सुना 2500 रुपये क्या है, तो मुझे पहले कन्विंस किया कि कोटा चला, मैं नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि 2500 रुपये में क्या पड़ेगा। तो लगता तो नहीं था कि 2500 रुपये में कोई इतना अच्छा पढ़ा पाएगा, लेकिन अब पीडब्ल्यू की मेहरबानी है तो क्या ही कह सकते हैं, अच्छी बात है। देखो, इस कॉन्सेप्ट से इतना तो है कि देश के कोने कोने में और जिन बच्चों के पास पैसों का अभाव है वहाँ तक भी हम लोग शिक्षा पहुँचा पाए। यस सर। और थैंक्स टू अलग सर एंड पीडब्ल्यू की पूरी टीम इतनी मेहनत करती है कि देश के कोने कोने तक, इवन अब तो विदेशों तक में भी हमारे पीडब्ल्यू की क्लासेस चलती हैं। तो इस जर्नी में थोड़ा सा ऐसा कोई उतार चढ़ाव फैमिली की तरफ से, जब आपको लगा था कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या कुछ घरेलू स्थिति ऐसी आ गई कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होकर उस तरफ चला गया हो? सर लाइक घरेलू स्थिति कुछ ऐसी नहीं आई थी मेरे साथ में कि घर वाले मुझे मना करते हो कि मत कर, या फिर घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। घर वाले एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव थे मेरे, कि अगर मैं पढ़ता होता हूँ तब कोई शोर भी नहीं करेगा, ज़रा सी बात भी नहीं करेगा मेरे पास आकर। और मोटिवेशन का तो ये रहता है कि आपका डाउन होता ही होता है। आप स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट करेंगे, आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा कि फोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, लेकिन आप नवंबर के टाइम पे जाएंगे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जाएंगे, तो आपका जो तैयारी करते करते, मेहनत करते करते माइंड थक जाता है। उस टाइम पे आके मोटिवेशन डिप आता है, वहाँ पे आपको अपने आप को संभालना है। वही जो फेज़ होता है वही सिलेक्शन डिसाइड करता है। जो मोस्टली बच्चे मुझे ड्रॉपर्स अपने साथ के मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि उस टाइम पे तो मोटिवेशन होता है, लेकिन इस टाइम पे आके हम चूक जाते थे बार बार। और इस टाइम पे आके मैंने अपने आप को संभाला, मेरा भी मोटिवेशन डाउन हुआ था, मैंने अपने आप को संभाला। मतलब उस टाइम पे रिवीजन भले से नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दे रहा था अपना। तो धीरे धीरे जनवरी आया तो चाहते आते कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मुझे रिवाइज भी कर चुका हूँ 2-4 बार। तो धीरे धीरे मोटिवेशन बढ़ा मेरा। और तो बच्चों, यहाँ से हम लोगों को यही सीखने को मिला कि जब आप स्टार्टिंग में बैच लेते हो तो आप बहुत मेहनत ये करते हो, या फिर कह लीजिए बहुत मोटिवेटेड रहते हो। आपको लगता है कि आप फोड़ दोगे, हमारे एकदम मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मैं ये कर दूंगा। लेकिन नवंबर के आते आते जब मार्क्स कम हो जाते हैं, या कह लीजिए कि आप पढ़ाई करते 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 आपका माइंड थक जाता है और कुछ इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाता, तो हमें लग रहा होता है कि यार अब हमारे साथ कुछ बुरा होगा। अगर उस टाइम पर भी आप अपने आप को रगड़ते रहे, मतलब सिर्फ लगे रहो, क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचना है। नवंबर का टाइम ऐसा होगा जब आपको गिव अप करने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, आपको बस गिव अप ही नहीं करना है, रगड़ते रहना है। क्योंकि उस टाइम पर कम से कम 60 से 70% जो कंपटीशन होगा वो वहीं पर डाउन हो जाएगा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, 60-70% स्टूडेंट नवंबर के बाद ढीले पड़ जाएंगे और वो अपने आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। पर अगर आपने नवंबर और दिसंबर के टाइम को होल्ड कर लिया, आपने झेल लिया और बैकलॉग पूरा होने नहीं दिया, आप देख रहा कि जैसे ही आप मार्च तक पहुंचोगे, टेस्ट सीरीज देने तक पहुंचोगे, तो आप लोग इतने आगे निकल जाओगे कि आपको लगेगा कि सच में यार उस टाइम पे मेहनत कर ली थी तो आज यहाँ पर खड़े हैं। अब हमारे हर टेस्ट में 650 प्लस आ रहे हैं, यानी हो सकता है कि नीट के अंदर जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर आपके 700 और 700 प्लस मार्क्स भी आपको मिल जाए। तो आज की मुलाकात में सारिक ने अपनी स्टोरी बताई और इससे आप लोग प्रेरणा लें, इससे आप समझें कि भाई ये सिचुएशन हमारे साथ भी हो सकती है और किस प्रकार से सारिक ने अपने आप को बैक किया,
किस तरीके से उसने अपनी समस्याएं फेस करी, तो उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप और सारिक में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना अंतर है कि सारिक जो है वो नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करके एक कॉलेज में स्टूडेंट है और आप अभी मेहनत कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। एक टाइम पर सारिक को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, लेकिन जब उसने नीट का एग्ज़ाम दिया तो उसको पता चला कि मैं और भी तगड़ा कर सकता था। क्योंकि मुझे याद है कि जब ये आया था तो इसने बोला था, सर इस क्वेश्चन में मैं एक ये मिस्टेक कर गया या मुझे ये करना था। इवन जब मेरे पास आया तो इसने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया और करेक्ट आंसर निकाल के दिखाया, लेकिन वो कुछ डिलेमा में रहकर शायद ये क्वेश्चन छोड़ के आया उस टाइम पे। तो यही है कि बाद में आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग यही है कि जहाँ पर भी हैं लगे रहे, रगड़ते रहे, गिव अप ना करें और कंटिन्यू जो है अपनी प्रिपरेशन के दौरान आगे बढ़ते रहें। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे बढ़ते रहें। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।